हेलो एवरीवन गाइस। कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं अपना चैप्टर जो हमारा चैप्टर नंबर 11 का लास्ट वाला पार्ट, इन्हांसमेंट ऑफ फूड एंड मतलब फूड प्रोडक्शंस। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी इसका देख लिया है। और आप जानती हो कि जो भी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ सब बेसिक में ही पढ़ाता हूँ, तो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बेसिक्स में सारी चीज़ें पढ़ा के रख दी हैं। आप प्लीज़ जाओ, इसके पहले के सारे चैप्टर के जो पार्ट है उन्हें देख सकते हो। वैसे सारे बच्चे यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। जिन्हें जितना पढ़ना है उतना पढ़ सकते हो, बिकॉज आपको मालूम है कि ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें कोई बेसिक्स की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सारा चैप्टर का हर टॉपिक खुद नया टॉपिक और जनरल नॉलेज होता है। आपको पता भी है ना, ये सब जनरल नॉलेज के टॉपिक्स होते हैं। यहाँ पे कोई साइंस नहीं है, देयर इज नो साइंस इन दिस चैप्टर, ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जनरल नॉलेज है। मतलब कैसे आप फूड के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो, कैसे अच्छी खासी न्यूट्रिशन दे सकते हो, कैसे उसके अंदर बेस्ट क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों बढ़ा सकते हो, लोगों की जरूरत कैसे खत्म कर सकते हो, यही सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। बस यही रहता है, ठीक है। तो ये बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 है। अगर आप चाहो तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, ये मेरा आईडी है इंस्टाग्राम का, ठीक है। और आप चाहो तो मुझे यहाँ पे ईमेल भी कर सकते हो, और मुझे आप हैंड रिटन नोट्स भी अगर आपको लेनी हो मुझसे तो आप देख लो वहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ से लिंक दी हुई है, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हो ग्रुप को, और वहाँ से आपको सारी नोट्स मिल जाएंगी। तो लेट्स बिगिन। आज हमें पढ़ना माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। मतलब ह्यूमन वेलफेयर में माइक्रोब्स का इस्तेमाल क्या है। आपको गाइस बता दूं कि साइंस 2 में अगर आप जाओगे क्लास 10 साइंस 2 चैप्टर नंबर 7, तो वहां पर भी आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर मिल जाएगा। और अगर आप 9th में जाते हो, 9th का चैप्टर नंबर 10 जहां पे दिया हुआ है यूजफुल माइक्रोब्स एंड हार्मफुल माइक्रोब्स, तो आप उस टॉपिक को भी अगर पढ़ लेते हो तो ये टॉपिक अपने आप आपका कवर हो जाएगा। बट फिर भी 12th में भी दिया हो तो आप चाहो तो यहाँ से भी पढ़ लो, एक ही बात है। वहां से पढ़ोगे तो और आसान आपको लगेगा। बट खैर छोड़ो, मैं बताऊंगा कौन सी चीजें क्या क्या पढ़नी है। आपको पता है कि जब जब भी माइक्रोब्स का नाम आता है तो बायोटेक्नोलॉजी का नाम आता ही आता है, बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी ही ऐसी चीज है जिसमें हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसमें साइंटिफिक और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जेनेटिक इंजीनियरिंग है, फिर बायोडाइवर्सिटी इंजीनियरिंग है। तो बहुत सारी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हम बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। हमने ऑलरेडी इसे चैप्टर नंबर 12 में पढ़ लिया है, ठीक है। और इसमें बेसिकली बहुत सारे मटेरियल के प्रोसेसिंग में और बहुत सारे बायोलॉजिकल एजेंट्स, आपको पता है एजेंट्स क्या होते हैं, लाइक क्रोमोसोम, सेल्स और हमारे जीन्स और हमारे न्यूक्लियोटाइड्स, ये सब हमारे एजेंट्स कहलाते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा है, जो कि हमें गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये बात आपको समझ के रखनी है। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि बहुत सारी ऐसी वैरायटीज होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, लाइक अलगी, फंगाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, नेमाटोड्स, ऐसे बहुत सारे सब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनके अलग अलग वैरायटीज होती हैं, और इन्हीं की वैरायटी के हिसाब से अलग अलग टाइप के हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है, जो कि हमारे लाइफ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है। और तो गाइस बता दूं कि इससे हमारा फायदा ये होता है कि फूड है, हेल्थ है, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, बायो कंट्रोल, इन सब में हमारा इस्तेमाल हम कर सकते हैं माइक्रो बायोलॉजी का, और माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि वेस्ट बहुत ज्यादा आजकल इंडिया में होता है, तो वेस्ट को यूटिलाइज कैसे कर सकते हो, इंडस्ट्रीज में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे फीड और फूड दोनों टेक्नोलॉजी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब आपको पता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है चैप्टर नंबर 12 में। 10th में आपने पढ़ा है कि माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके हम एनर्जी लाइक बायोफ्यूल्स वगैरह सब बना सकते हैं, मीथेन गैस बना सकते हैं। आगे चल के मैं अभी बायोगैस की बातें भी करूंगा, जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, खैर छोड़ो, अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी हमको देखना है माइक्रोब्स इन फूड प्रिपरेशन। अभी एनर्जी बनाते हैं हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके, दवाइयां बनाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। बट अभी फिलहाल माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके फूड का प्रोडक्ट प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो गाइस आपको पता है ना कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत पहले से किया जाता आ रहा है। ये टेक्नोलॉजी दो टाइप में डिवाइडेड है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। अगर 1971 के पहले जो भी टेक्नोलॉजी थी वो ट्रेडिशनल कहलाती है, 1970 के बाद वाली मॉडर्न कहलाती है। जो हमारी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है वो हम बहुत पहले से इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम और सिर्फ फर्मेंटेशन का इस्तेमाल करते थे। आप बोलोगे व्हाट इज फर्मेंटेशन यार। तो फर्मेंटेशन सिर्फ ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज कर देना, फ्रॉम वन पोजीशन टू द अनदर पोजीशन, और फ्रॉम वन सिचुएशन और फ्रॉम वन स्टेट, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैसियस जो भी रहता है, तो वन स्टेट से अदर स्टेट में चेंजेस ला देना विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके किसी दूसरे स्टेट में बदल देना किसी एक स्टेट को, किसी ऑब्जेक्ट के, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मिल्क हमारा लिक्विड स्टेट में रहता है, और इसमें हम लोग लैक्टोबैसिलस नाम की बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके कर्ड बना देते हैं, जो कि दही एक सेमी सॉलिड होता है, समझा। तो दिस इज द फर्मेंटेशन प्रोसेस, ओके। तो ये आपको समझ के रखना है। तो पहले के जमाने में पुराने जमाने में फर्मेंटेशन का करके इस्तेमाल करते थे हम लोग बहुत सारे ट्रेडिशनल मेथड्स का। इससे बहुत सारे लाइक इंडिजिनियस फूड्स भी बनाए जाते थे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आज भी बनता है, डोसा है, ढोकला है और हमारी इडली है। तो ये सब के सब जो होते हैं ना, ये सब फर्मेंटेड फूड होते हैं।
और इसमें एक्टिव बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा सभी के घर में इडली तो बनती है। इडली कैसे बनती है? एक रात पहले ही हम लोग चावल को भिगो देते हैं और जो भी दाल होती है उसे भिगो देते हैं। उसके बाद हम लोग मिक्सर से उसको मॉर्निंग में ये करके और उसको एक दिन फर्मेंट होने के लिए रख देते हैं, है ना। फिर जाके इडली हम लोग बनाते हैं, है ना। मैंने बनाया, मुझे थोड़ा आइडिया है, ठीक है। सो उसमें भी हमारा क्या इस्तेमाल होता है? बैक्टीरिया ही इस्तेमाल होती है। तो ये सब के सब मतलब फर्मेंट होते हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि जो हमारा एयरबॉर्न बैक्टीरिया लाइक लिको, नॉस्टॉक और स्ट्रेप्टोकोकस, यही नहीं स्पेसीज वाली बैक्टीरिया इस्तेमाल होती है। फर्मेंटेशन में बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, तभी तो उसमें जैसे कि ढोकला हो गया, तो ढोकला देखो कितना पफी होता है। वो पफी क्यों बनता है? बिकॉज उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो बाहर निकलती है ड्यूरिंग दी फर्मेंटेशन, इसके लिए, ठीक है ना। माइक्रोब्स एज द सोर्स ऑफ फूड, अब इसका इस्तेमाल करते हैं भाई, क्या है यहाँ पे? तो माइक्रोब्स, बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स दुनिया में जो फ्रूटिंग्स बॉडीज में होते हैं और बहुत सारे फूड के सोर्सेज भी कहलाते हैं, लाइक विटामिन है, प्रोटीन्स के सोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जांपल सिंगल सेल जो प्रोटीन है, इसमें भी तो हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते थे। इसमें भी तो हम लोग ड्राइड सेल और डेड सेल का इस्तेमाल करते थे, लाइक बैक्टीरिया, अलगी और मोल्ड या फिर यीस्ट नाम की बैक्टीरिया का इस्तेमाल हम करते थे। बहुत सारे ऐसे हैं लाइक हायर फंगाई होती हैं, हायर लेवल वाले फंगाई, बहुत सारे फ्लैशी फ्रूटिंग बॉडीज में इसका इस्तेमाल होता है। और तो और शुगर फ्री या फैट फ्री रिच प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इन सबको बनाने में भी हमारे एससीपी का इस्तेमाल होता है। आपने सुना होगा दुनिया में आजकल शुगर फ्री चीजें बन रही हैं, फैट फ्री चीजें बनती हैं, तो वो कैसे बनती हैं? वो सब यही फर्मेंटेशन का इस्तेमाल करके ही बनती हैं। मतलब जिसमें सिर्फ शुगर का जो मेन कंटेंट है वो अवेलेबल रहेगा, बाकी उसके अंदर का जो फैट है और जो रियल शुगर है वो नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं, हम लोग माइक्रोब्स का सोर्स ऑफ फूड के फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट। अब ये देखो, आप चैप्टर नंबर 7 साइंस 2 क्लास 10th में पढ़ सकते हो डेयरी प्रोडक्ट के बारे में। आपने पढ़ा भी है वहां पे, अगर आपको अभी भी याद होगा तो आपने 10th में इसे पढ़ा भी है, ठीक है। तो डेयरी प्रोडक्ट में क्या होता है एग्जैक्टली कि इसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी लैब जिसे हम कहते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है लैक्टोबैसिला। ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहलाती है, लैक्टोबैसिला जिसका नाम है, ठीक है। इसे आपको ध्यान रखना है। इसको हम मिल्क में ऐड करते हैं। जैसे हम इसको मिल्क में ऐड करेंगे तो मिल्क हमारा हो जाएगा फर्मेंट, और जो हमारे मिल्क के अंदर होता है लैक्टोज शुगर, लैक्टोज शुगर जो हमारे मिल्क के अंदर रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट होता है? लैक्टिक एसिड में। और जैसे ही मिल्क के पास लैक्टिक एसिड आता है ना, तो मिल्क हमारा पूरा कर्ड में बदल जाता है, दूध दही में बदल जाता है। समझ गया? तो ये हमारा जो मिल्क है वो चेंज हो जाता है कर्ड में या फिर योगर्ट में या फिर चीज में। तो ये फायदा होता है डेयरी प्रोडक्ट का। फॉर एग्जाम्पल अगर कर्ड की बात करूं तो इंडियंस जो होते हैं आज से नहीं हजारों सालों से पहले से प्रिपेयर करते आ रहे कर्ड। और आपने श्री कृष्ण का नाम सुना ही होगा। जब लोग दुनिया में यहाँ पे अदर कम्युनिटी के लोग बोलना नहीं जानते थे, तब अपने यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने आज से करीबन 55,000 ईयर्स को इसके एविडेंसेस भी हैं, और आज से करीबन इतने ईयर्स पहले और यहाँ पे कर्ड बना के खाया करते थे। मतलब फर्मेंटेशन टेक्निक अपने इंडिया में सबसे पहले आई, और हमारा इंडिया इसीलिए बहुत ग्रेट है, ठीक है। और मुझे प्राउड है कि मैं इंडिया में हूँ, ठीक है। सो इंडियन कर्ड जो होता है ये प्रिपेयर्ड होता है इनोकुलेंट मिल्क का इस्तेमाल करके। फॉर एग्जांपल द बैक्टीरिया नोन एज लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। तो ये बैक्टीरिया का नाम है, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। आपको भी मालूम है ना कि बैक्टीरिया का नाम तो आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे मेरा नाम प्रशांत है, आपका नाम कुछ और रहेगा, तो उसी तरीके से इसका नाम भी लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है। ओके। सिमिलरली योगर्ट प्रोडक्शन, आपको पता होगा इसमें स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस, या तो आप इसमें डेल ब्रुकाई का इस्तेमाल भी कर सकते हो। एक बैक्टीरिया होती है इसका नाम है डेल ब्रुकाई। आप जाके 7th चैप्टर पढ़ लेना साइंस 2 का क्लास 10th में। तो योगर्ट यहाँ से भी आप बना सकते हो। मालूम है ना, योगर्ट भी एक डेयरी प्रोडक्ट होता है जो कि पनीर जैसे दिखता है। अब आई डोंट नो बट ये ऐसे दिखता है ये। फिर ऐसे बटर मिल्क है, आपको पता होगा बटर मिल्क जस्ट क्या करते हैं हम लोग, इसको बटर में से अलग करते हैं। जो कर्ड का देखो, आप दही बनाते रहोगे घर में, दही के अलावा देखो वहां पे एक पानी मिलता है, पानी पानी नहीं, क्या दही के बगल में पानी रहता है, वही पानी को बटर मिल्क फिलहाल कहते हैं। तो वो बटर मिल्क हो गया अपना, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा चर्निंग बटर होता है, एक अलग ही टाइप का उसका टेस्ट होता है, मजा भी आता है पीने में, खाने में, खट्टा सा एकदम, ठीक है। सो वो रहता है, किसी के मुंह में पानी भी आ गया होगा खट्टा चीज सुन के। चलो आगे बढ़ते हैं चीज के बारे में। अब चीज कौन नहीं खाया? चीज आज के वक्त में सबको पसंद है। बहुत सारे अमूल की चीज और अमूल बटर बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो ये सब आपको समझना है। इसमें भी हमारा लैक्टिक एसिड इस्तेमाल होता है जो कि मिल्क का प्रोडक्ट है, और हम वे बनाते हैं। जितने लोग भी जिम वगैरह जाते रहेंगे उन्हें वे के बारे में पता होगा। वे इज द प्रोटीन, ठीक है, एक बहुत ही आर्टिफिशियल प्रोटीन होता है, आप जिसमें मिल्क का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो ये वे जानते हो क्या होता है? वही जो मिल्क रहता है ना, मिल्क जो हमारा कर्ड होता है, कर्ड से बना हुआ जो हमारा वो पानी रहता है ना, पानी जिसे हम फेंक देते हैं और दही खा लेते हैं, वो पानी बहुत ही प्रोटीनियस होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। सिर्फ अगर आप उस पानी को पीते हो ना तो भी आपके अंदर बहुत प्रोटीन आता है, ठीक है। तो वो वे जो है वो प्रोटीन बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट होता है, और ये ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्लेवर्स इसके पास बहुत सारे होते हैं, टेक्सचर, फ्लेवर, टेस्ट, ये सब देने के लिए हम लोग चीज का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में आजकल बहुत सारी चीज इस्तेमाल हो रहे हैं, लाइक रॉकफोर्ट है एंड कैमेम्बर्ट चीज। अब मुझे आइडिया नहीं कौन सी चीजें, भगवान जाने क्या क्या नाम है, बट ये चीज के दो टाइप से इन्हें आपको समझना, जिसके लिए हम बैक्टीरिया लाइक पेनिसिलियम रुकोफोर्टी एंड पेनिसिलियम कैमेबर्टिस रेस्पेक्टिवली इनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ओके, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चीज विद द हेल्प ऑफ मिल्क।
नेक्स्ट है रोल ऑफ द माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये भी सेम टॉपिक आपको चैप्टर नंबर 7 साइंस 2 क्लास 10th में मिल जाएगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये भी आपको वहां पे मिल जाएगा। सो ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट होता है लाइक अल्कोहलिक बेवरेज, ऑर्गेनिक एसिड्स, विटामिन, ग्रोथ हार्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स, दीज ऑल थिंग्स बेसिकली कहां बनती हैं? घर में थोड़ी बनती है यार। ये सब विटामिन है, एंजाइम्स है, एंटीबायोटिक्स है, सब कहां बना सकते हो? ये सिर्फ एक ही रास्ता है कहां बनाने का, इंडस्ट्रीज में। और इंडस्ट्रीज में बनती है तो फिर कमर्शियल तरीके से ये लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको बेचते भी हैं अलग अलग तरीकों से। बहुत सारे फर्मेंटर्स का इस्तेमाल किया जाता है इनको ग्रो करने के लिए। माइक्रोब्स भाई बड़े होंगे तभी ना ग्रो कराएंगे, फर्मेंट करेंगे, तो उसके लिए हमें बहुत बड़े बड़े फर्मेंटर होते हैं, वहां पे मशीनें लगी होती हैं जिनका नाम फर्मेंटर है। ये फर्मेंटर बेसिकली बड़ी बड़ी माइक्रोब्स जो होती हैं उनको फर्मेंट करने का काम करती हैं, उनको बड़ा माइक्रोब्स को ग्रो कराती हैं। और यही माइक्रोब्स हमारे बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स को क्या करती हैं, मतलब फर्मेंट करती हैं, जिससे कि हमें ग्रोथ हार्मोन, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स और ऑर्गेनिक एसिड ये सब हमें मिलता है। ओके, आई होप आपको समझ गया होगा। बहुत सारी चीजें बैक्टीरिया तो हमारे इन्वायरमेंटल कंट्रोल में भी होता है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में कंट्रोल करते हैं, मिक्सचर को होता है अच्छे से डिफाइन करते हैं। ये सारी चीजें मतलब इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं। आपसे मैं अगर बात करूं मतलब प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज की, तो आपको पता ही होगा अल्कोहलिक बेवरेज क्या होता है माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके। करीबन भारत देश में जब लोग दारू पीना नहीं जानते थे तब हमारे यहाँ पे अल्कोहल इस्तेमाल होता था। करीबन 5000 से लेकर 7000 बीसी, बीसी मींस होता है बिफोर जीसस क्रिस्ट। मतलब जब ना आपको पता है ना कि जो अंग्रेज लोग हैं, ब्रिटिश लोग हैं, वो करीबन आज से 2000 साल पहले से उनका कैलेंडर शुरू होता है। और आज से करीबन 2300 साल पहले हमारे यहाँ पे आचार्य चाणक्य जैसे लोग पैदा हुए थे। मालूम है कि नहीं मालूम है? मतलब ये ब्रिटिश लोग हमारे सामने कुछ भी नहीं है यार, वी इंडियंस, और हमें प्राउड होना चाहिए अपने आप पे, ठीक है? क्योंकि इनका जब से कैलेंडर शुरू होता है उससे पहले से हमारे यहाँ पे लोग उनसे भी बुद्धिमान लोग थे। मतलब इनका आप ही सोच लो, जब इनका कैलेंडर शुरू होता है मतलब ये लोग क्या है, इन लोग को तब इसके पहले कुछ गिनती सिंती आती नहीं थी। इनके में जब जीसस क्रिस्ट आए, वो भगवान आए ना उनके, तभी से उनका मतलब कैलेंडर शुरू हुआ। और उससे पहले हम तो कब का काउंटिंग भी करते थे, हमारे पास सारी चीजें, समय को देखने की शक्ति सब कुछ थी। हमारे यहाँ पे तब यूनिवर्सिटी थी लाइक तक्षशिला, मालूम होगा आपको, ठीक है? सो हम बहुत आगे थे। तो करीबन ना आज से 5000 से 7000 बीसी, यानी कि आपको पता है आज से करीबन 7000 ईयर्स पहले, इसका मतलब ये होता है, मतलब 7000 बीसी का मतलब आपको पता है। तो अभी यहां से आप जाओगे, मतलब आज 2020 लगा हुआ है, और 2020 से पहले 2000 में जाओगे आप लोग, मतलब पहला दिन जाओगे। अभी आज से 2020 लगा है, पहला दिन भी कभी ना कभी रहा होगा ना। ये हम लोग अंग्रेजी वाला, इंग्लिश वाला टाइम टेबल देख रहे हैं, ये फर्स्ट डे रहेगा। तो क्या मतलब ये जो है ये ब्रिटिश लोग का बनाया हुआ टाइम टेबल है। मतलब 1 डे, जब से जीसस क्राइस्ट का बर्थडे हुआ तो 1 डे, फिर 2 डे, 3 डे ऐसा था। मतलब कि जो बाइबल वाले मतलब जीसस क्रिस्ट हैं वो हमारे आचार्य चाणक्य जैसे लोगों से भी छोटे हैं, 300 साल बड़े थे चाणक्य। मतलब सोचो, गौतम बुद्ध हैं और सभी लोग। हालांकि मैं ये बता रहा हूं कि ये लोग बहुत आगे हमसे बढ़ गए, हमारे अच्छाई का फायदा उठा के हमें गुलाम बना लिया, हमें स्लेव बना लिया। मेरा कहना सिर्फ यही है, बाकी और यहाँ पे मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, जस्ट ये बात आपको समझ के रखनी है, ठीक है? तो मतलब हमें अपने भारत देश पे प्राउड फील करना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है? और बाकी मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है, जस्ट सभी लोग एक साथ मिलके रहेंगे तो इससे बड़ी बात दुनिया में कोई नहीं हो सकती। और सभी भगवान का एक ही एम है कि सब मिलके रहें। तो मेरा सिर्फ कहना यही है कि आज से 2020 अभी लगा हुआ है, और इससे पहले करीबन मतलब अगर जाओगे तो आपके सामने फर्स्ट डे आएगा। और फर्स्ट डे से पहले अगर आप 7000 और पीछे जाओ साल, इतने साल, 7000 वर्ष, आज यानी कि टोटल 9000 साल पहले की बात चल रही है। इतने साल पहले हमारे यहाँ पे वैदिक पीरियड था, जब हमारे यहाँ पे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं, और 9 पुराण, 108 उपनिषद, इतने सारी चीजें हमारे मतलब भारत देश में अवेलेबल है। जितने भी हमारे पास 108 उपनिषद हैं, ये हमें चलने के रास्ते बताते हैं, पुराण हमें नॉलेज देते हैं, वेद सारा ज्ञान देता है, ठीक है? तो ये जब वैदिक एज था, वैदिक पीरियड था, ये है वैदिक पीरियड। दिस इज हिस्ट्री, दिस इज द इंडियन हिस्ट्री, समझ गया? तब हमारे यहाँ पे अल्कोहल का इस्तेमाल करते थे, अल्कोहलिक बेवरेज का इस्तेमाल करते थे एज अ मेडिसिन। बट आजकल के लोग इसे वाइन बना दिए, वाइन शॉप खुल गई, और जानते हो ना अब क्या होता है आज के वक्त में, पार्टीज में इस्तेमाल करते हैं, दारू पीते हैं और इंग्लिश बोलते हैं फिर और गली में सोए रहेंगे इधर से उधर बेवड़े बन के। तो ये सारी चीजें आपको समझ के रखनी है अच्छे से, ठीक है? ना आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं, स्पेशली लाइक आपको पता होगा ग्रेप्स वगैरह में भी, ग्रेप्स से भी जूसेस से मतलब दारू बनाई जाती है। बहुत सारे इसके टाइप्स में वाइन है, बियर है, विस्की है, ब्रांडी, रम। हे भगवान, इतना तो ना मैं जानता, मेरे को सिर्फ शुद्ध पता है दारू एक नाम की कोई चीज होती है जिसे लोग पीते हैं, मुझे बाकी कुछ पता ही नहीं है। वाइन भी सुना है मैंने, बाकी बियर, ठीक है, विस्की, ब्रांडी, रम, पता नहीं क्या क्या बात है, अंडू पांडू कुछ ही बना के रखे। चलो ठीक है, कुछ नहीं, अपने को क्या फर्क पड़ता है। तो इसमें एक नाम का ईस्ट इस्तेमाल होता है जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी।
और एक और है जिसका नाम है एलिप्सोइडिस, जिसे कहते हैं, जिसे ब्रूस्टर यीस्ट भी कहा जाता है। तो इसका इस्तेमाल इथेनॉल प्रोडक्शन में करते हैं। आपने इसे चैप्टर नंबर 9 कार्बन कंपाउंड में पढ़ा होगा। कार्बन कंपाउंड चैप्टर नंबर 9, द मोस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन कंपाउंड, जिसमें आपने इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड के बारे में क्लास 10th में पढ़ा था, साइंस 1 कार्बन कंपाउंड में। तो इथेनॉल हमारा प्योर दारू होती है, प्योर अल्कोहल होता है इथेनॉल, और इसका इस्तेमाल एज अ सॉल्वेंट इन दी मेडिसिन भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इथेनॉल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है, बट इसका एक्सेसिव यूज हमें बेवड़ा बना देता है, मालूम है ना। तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो रियल दारू इथेनॉल होता है। इथेनॉल का फॉर्मूला जानते हो ना, क्या होता है? C2H5OH, दिस इज द इथेनॉल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे बेवरेज है, लाइक वाइन, बियर है, ये सब के सब क्या होते हैं? विदाउट डिस्टिलेशन ही बनाए जाते हैं। बट ऐसे बहुत सारे और भी है जिसके लिए हम लोग ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है अब छोटे अमाउंट में दारू तो बनती नहीं, बड़े अमाउंट में बनती है, तो उसके लिए हमें बड़े बड़े फर्मेंटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्मेंटर। इसमें हम क्या करते हैं? हीट एक्सचेंजर पंप का इस्तेमाल करते हैं। अभी आप मशीन देखोगे, जितने लोगों ने दारू बनते हुए देखी होगी उसे ही मालूम होगा। आई डोंट नो, मैंने नहीं देखा कभी भी इस चीज को, सच में कहता हूं, मैं झूठ नहीं कहूंगा बिल्कुल भी। मैंने कभी ना दारू को हाथ लगाई, ना मैंने देखा इसको भाई कैसे होता है, तो इसलिए आई डोंट हैव एनी आइडिया। बट मैं तुम्हें आपको बता दूं कि ये जो होता है, ये हीट एक्सचेंजर पंप यहाँ पे एक जगह रहता है, जो कि बेसिकली हीट प्रोवाइड करता है। इस मतलब ये हमारा जो पंप है जहाँ पे दारू बनती है, और ये फर्मेंटर होता है। यहाँ पे जस्ट माइक्रोब्स जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, और माइक्रोब्स का ग्रोथ होता है, और यही माइक्रोब्स फर्मेंट करवाते हैं जो भी मटेरियल हम लोग यहाँ पे डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेप्स का जूस है, शुगर केन का जूस है, और एनीथिंग जिससे आप लोग वाइन बनाओगे, उसको फर्मेंट करना पड़ता है ना, तभी तो उससे अल्कोहल बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे यीस्ट का मूवमेंट होता है, यहाँ पे यीस्ट हम लोग रखते हैं, और इसी फर्मेंटर के अंदर हमारा मटेरियल भरा होता है जिससे दारू बनने वाला है, और यहाँ पे हम लोग फर्मेंटर रखते हैं जिससे कि हमारे माइक्रोब्स बड़े हों और यहाँ इसको अल्कोहल बना दें। तो बस यही रहता है। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि ग्रेप्स के जूसेस से अल्कोहल बनता है, और इन सभी से। तो ये ग्रेप्स का जूस से अल्कोहल कैसे बनेगा? जब उसमें आप फर्मेंट करोगे उसे, जब उसमें आप लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालोगे तभी ना बनेगा। तो इसके लिए फर्मेंटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। ओ वाह, ये बहुत अच्छी बात है। इसके बारे में समझते हैं एक्जैक्टली क्या होता है ना, जो हमारे माइक्रोब्स है, ये बेसिकली बहुत ज्यादा कमर्शियल तरीके से, इंडस्ट्रियल तरीके से आजकल इसका इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक एसिड्स में अब एक्जैक्टली करते हैं क्या? फॉर एग्जांपल देखो, प्रोडक्शन ऑफ द ग्लूकोज, ये भी एक हमारा ऑर्गेनिक एसिड जैसा ही होता है। ठीक है, तो इसके प्रोडक्शन में भी डायरेक्टली यहाँ से ग्लूकोज से भी हम लोग कंपाउंड का फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोनिक एसिड आपको पता होगा, आपको मालूम होगा, अपने केमिस्ट्री के चैप्टर का नंबर नहीं आता, बट बायोमॉलिक्यूल चैप्टर का नाम है। तो बायोमॉलिक्यूल नाम के चैप्टर में आपने, आई थिंक चैप्टर नंबर 14 हो, ठीक है, तो बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में आपने ग्लूकोनिक एसिड से ग्लूकोज कैसे बनाते हैं ये रिएक्शन हमने देखा है। तो ग्लूकोनिक एसिड से ग्लूकोज बनता है, यानी विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स वी कैन प्रिपेयर ग्लूकोज व्हिच इज द एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी मॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल जो कि एनर्जी का मॉलिक्यूल है, और ग्लाइकोलाइसिस करके हमें एटीपी मिलती है ग्लूकोज से। तो इस तरीके से हम लोग ग्लूकोनिक एसिड जो कि एक ऑर्गेनिक एसिड है, इसका इस्तेमाल करके हम लोग ग्लूकोज बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा पॉसिबल है। इसके लिए क्या क्या अवेलेबल देखो यहाँ पे। फॉर एग्जांपल एस्पेरेजिलस नाइजर है। अब आपको पता है सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसे हम कहते हैं क्रब साइकिल, और हंस क्रब साइकिल आपको मालूम होगा, है ना। आपको मालूम नहीं कि टीसीए साइकिल, ये सिट्रिक एसिड साइकिल ही उसे कहते हैं, जिसमें सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो एस्पेरेजिलस नाइजर नाम का जो एक हमारा यहाँ पे माइक्रोब्स है, इसका इस्तेमाल करते हैं सिट्रिक एसिड बनाने के लिए। फिर एस्पेरेजिलस नाइजर ही है, ये हमारा ग्लूकोनिक एसिड भी बनाता है। फिर राइजोपस अराइजस, ये हमारा फ्यूमरिक एसिड बनाता है। फिर एसिडोबैक्टर एसिटी, ये एसिटिक एसिड बनाता है। विनेगर प्रोडक्शन चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी साइंस 2 क्लास 10th में ये हम इसके बारे में पढ़ के रखे हैं। 4% एसिटिक एसिड का इस्तेमाल होता है इन दी विनेगर प्रोडक्शन, ये भी आपने पढ़ा होगा, आई होप आपको याद होगा। तो सारा 10th का ही है, सब कुछ 10th का, यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं, और सब हमारा बेसिक्स है। तो ये प्लीज आपको याद रखना है, इट कैन कम इन दी एमसीक्यूज। ठीक है, ये बात आपको समझ के रखनी है। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो कि बहुत सारे चीजों को बनाने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड है, कन्फेक्शनरी फ्यूमरिक एसिड्स है, ये हमारे वेटिंग एजेंट्स में, और ग्लूकोनिक एसिड हमारे मेडिसिन से इस्तेमाल होता है। तो सबका अपना अपना यूजेस होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्शन ऑफ विटामिन देखते हैं। और विटामिन इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग्स। आपको विटामिन के बारे में एक फैक्ट बता दूं, आपको पता है जब हमारी बॉडी पैदा होती है, इस धरती में आती है, तो हमारे पास कोई विटामिन नहीं होता। हमारे बॉडी के अंदर सबसे पहला विटामिन सनलाइट से मिलती है, जो कि विटामिन सी होती है। ये बात आपको समझना है। तो इंसानों के शरीर में विटामिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, बट विटामिन हमारे अंदर कभी भी पहले से नहीं होती, और ना ही विटामिन बनाने के हमारे अंदर कोई भी ऐसे प्रोसेस होती है। विटामिन हमें बाहर की चीजों खाने से ही मिलता है। जैसे कि अगर आप लोग स्पिनच खाते हो, गाजर खाते हो, तो आपको मिलेगा, जानते हो, विटामिन ए मिलेगा। अगर आप सनलाइट लेते हो तो आपको विटामिन सी मिलेगा। तो विटामिन हमेशा बाहर के प्रोडक्ट से मिलता है। तो एक बात आपको समझ के रखनी है कि जो विटामिन होता है, ये बहुत ही अच्छे सम और ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड ही कहलाते हैं। ये बात आपको समझ के रखनी है। विटामिन के अंदर नाइट्रोजन होता है, ये बात आपको जान के रखनी है। और ये कैपेबल होते हैं बहुत सारे लाइफ को सस्टेन रखने वाले प्रोसेसेस को परफॉर्म करने में। आपको पता है अगर आपके अंदर बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो फिर आपको आंखों में दिखाई देना बंद कर देगा। सोचो जरा कितनी बड़ी बात है ये। तो विटामिन बाहर से ही मिलता है, तो ये सब आपको समझ के रखना है।
विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, और ये जो कंपाउंड होते हैं कभी भी सिंथेसाइज नहीं होते ह्यूमन बॉडी में एक्सेप्ट विटामिन डी। सो विटामिन डी ही सिर्फ हमारे बॉडी में मतलब ये बनता है, बाकी हमारे अंदर कोई विटामिन नहीं बनता, हमें बाहर से ही लेना पड़ता है, हमें डाइट से बाहर से डाइट से मिलता है। मैं आपको बता दूं तो हम लोग माइक्रोब विटामिन का इस्तेमाल का प्रोडक्शन भी माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, यानी कि हम लोग माइक्रोब्स इतने कैपेबल होते हैं टू सिंथेसाइज द विटामिन। सिंथेसाइज मतलब बनाना होता है, बना सकते हैं और सक्सेसफुली बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रो विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन B12, एब्जॉर्बिक एसिड और बीटा कैरोटीन, बायोटीन, फिर ऐसे पेंटोथेनिक एसिड, फॉलिक एसिड पता है ना ब्लड में रहता है, थायमिन, राइबोफ्लेविन और मतलब पायरिडॉक्सिन, ये सब के सब हमारे विटामिन है। नाम याद रखना पड़ेगा आपको, डॉक्टर बनना होगा तो, ठीक है। तो ये सारे विटामिन हमारे बॉडी में बाहर के डाइट से मिलते हैं, बट इसमें से जैसे कि विटामिन B2 है, इसे हम लोग न्यूरोस्पोरा गॉसिपी इस नाम के बैक्टीरिया से हम बना सकते हैं। फिर या फिर तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, यूरोमेथोसियम एसिडी, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, और तो और सुडोमोनास डेनिनाइट्रिफिकेंस, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो विटामिन B12 के लिए। और एस्पेरेजिलस नाइजर का नाम तो जानते ही रहोगे, विटामिन C के लिए इसका इस्तेमाल होता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा इसे। तो ये सब विटामिन प्रोडक्शन का भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। सोचो कितनी बड़ी बात है, माइक्रोब कितना हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। दीज आर द यूजफुल माइक्रोब्स। हाँ चलो, अभी हार्मफुल माइक्रोब भी है जिसका नाम है कोरोना वायरस, तो ये नहीं चाहिए हमें भाई ठीक है नाउ। तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में आ जाओ। तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, व्हाट इज एंटीबायोटिक्स एग्जैक्टली? सो एंटीबायोटिक्स बेसिकली क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है ग्रोथ को एनी अदर हार्मफुल माइक्रोब्स इनसाइड अवर बॉडी। इसको मतलब ग्रोथ में प्रिवेंट करता है एंटीबायोटिक्स। मालूम है दवाई है, दवाई। तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल भी, ये भी हमने चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी साइंस 2 क्लास 10th में पढ़ रखा है एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो एंटीबायोटिक्स में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड होते हैं जिसमें कि सिंथेसाइज करते हैं इंडस्ट्रीज में, और बहुत सारे एंटीबायोटिक्स ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के फॉर्म में काम करते हैं। मतलब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मतलब ये है कि जब कोई नहीं तब हमारे बॉडी के अंदर यही हेल्प करता है हमें प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, ये बात आपको समझना है। और तो और इसका थेराप्यूटिक इंपॉर्टेंस भी, यानी कि दवाई के फॉर्म में इसका इंपॉर्टेंस है, जिसमें हम मेडिकल ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और तो और आपको पता ही होगा कि ये जो कंपाउंड होते हैं ये बहुत स्मॉल अमाउंट में होते हैं, और इसमें बहुत स्मॉल अमाउंट में माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, फंगा एंड फ्यू एल्गी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और ग्रोथ ऑफ द अदर माइक्रोबियल पाइथोजेंस का इस्तेमाल भी इसमें होता है। और तो और इसका मेडिसिन भी इस्तेमाल होता है। एंटी फंगल, जिसको फंगल इन्फेक्शन हो गया, जिसको एंटी बैक्टीरियल यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो उसके लिए बैक्टीरिया के लिए एंटी बैक्टीरियल फंक्शन होता है। फंगल इन्फेक्शन हो उसके लिए एंटी फंगल मतलब के फॉर्म में काम करता है। एंटीबायोटिक्स जो होता है ये और तो और ग्रेटली इंप्रूव करता है कैपेसिटी को टू ट्रीट द डेडली डिसीज बॉडीज, जैसे प्लेग है और वूपिंग कफ है, डिप्थेरिया है, लेप्रोसी जैसी चीजों को ठीक करने के लिए भी हमारा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बहुत अच्छे से होता है। आपको बता दूं मैं कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जिसको माइक्रोब्स भी प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएले, इसका स्पेलिंग याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, और बहुत फेमस नाम की बैक्टीरिया है, ये माइक्रोब है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएले ये जो होता है ना, ये बेसिकली क्लोरोमाइसिटिन का नाम इस्तेमाल आपने सुना होगा, क्लोरोमाइसिटिन इसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इरेथ्रोमाइसिन आपने सुना होगा, इसका नाम भी यहाँ पे इरेथ्रियस का इस्तेमाल करते हैं। पेनिसिलियम क्रिसोजिनम, इसका नाम पेनिसिलिन में बेसिकली निमोनिया को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसियस का इस्तेमाल करते हैं, पेनिसिलियम का इस्तेमाल ग्रेसोफ्लोविन में करते हैं। सब आपको नाम याद करना पड़ेगा, आई कांट हेल्प। बेसिट्रासिन आपने नाम सुना होगा, टीवी जैसी बीमारियों को ठीक करने में हेल्प करता है। टीवी नहीं टीबी, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस ठीक है। तो बैसिलस लिकेनिफॉर्मिस या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरिफेंस, तो इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो फॉर टेरामाइसिन जैसी मतलब एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए। तो ये सारी दवाइयां हैं। दवाइयां आप जानते हो ना क्या होता है, दवाइयों का इस्तेमाल हर जगह होता है। आज कहाँ दवाइयों का इस्तेमाल हो नहीं रहा है, हर जगह दवाइयों का इस्तेमाल होता है। चलो अब बताता हूँ आपको प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। व्हाट इज एंजाइम्स एग्जैक्टली? एंजाइम्स ये बेसिकली हमारा एक बायोलॉजिकल कैटलाइजर होता है। बायोलॉजिकल कैटलाइजर, ऐसा इसे क्यों कहते हैं? बायोलॉजिकल कैटलाइजर क्यों कहते हैं इसे? कैटलाइजर वाई आएगा। कैटलाइजर क्यों कहते हैं बायोलॉजिकल कैटलाइजर? बिकॉज ये हमारे बॉडी के अंदर होने वाले टेम्परेचर को, हमारे बॉडी के अंदर होने वाले रिएक्शंस को और इन रिएक्शंस के रेट को बढ़ाता है। कैटलाइजर है मतलब कैटलाइज करता है हमारे बॉडी के अंदर होने वाले रिएक्शंस को। जो हमारे बॉडी में जो भी रिएक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी आपने खाना खाया और खाना आपका डाइजेस्ट होता है विद द हेल्प ऑफ HCl एसिड, यू नो HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अगर आप इसमें हाथ डालो तो आपका हाथ जल जाएगा, इतना खतरनाक HCl एसिड होता है। तो ये एसिड हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है और हमारा इसी से खाना पचता है। समझ गया अच्छे से? तो ये एंजाइम ही इसे रिलीज करते हैं, एंजाइम ही इसमें हेल्प करते हैं कि इसके रिएक्शन को रेट कर दिया जाए। अगर इसके अंदर अच्छा एंजाइम होता है तो उसके अंदर खाना अच्छे से पचता है, और भी जितने भी रिएक्शन होते हैं वो अच्छे से सब होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली बहुत ही अच्छे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, यानी कि खाना पचाना और इससे एनर्जी लेना, इसी को कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। इसमें कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों होता है। मैंने सब सिखा रखा है पहले आपको, 11th में भी आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ रखा है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बारे में। इसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं और ये बहुत ही हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल होता है फॉर द सर्वाइवल।
एंजाइम बेसिकली प्रोटीन होते हैं। आपको पता है हर एंजाइम प्रोटीन कहलाता है, बट हर प्रोटीन एंजाइम नहीं होता। मालूम है कि नहीं मालूम है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो हर एंजाइम प्रोटीन होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। और इसीलिए इसको हम बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं। व्हाई? बिकॉज इट क्विकली बॉडी टेम्परेचर और रिएक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है, बहुत एफिशिएंट होता है। बहुत सारे माइक्रोब्स सिंथेसाइज करते हैं और एक्सक्रीट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज ऑफ एंजाइम्स को। और तो और एंजाइम्स लाइक अमाइलेज, सेलुलोज, प्रोटीएज, लिपेज, प्रोटीनेज, स्ट्रेप्टोकिनेज, ये सब के सब एंजाइम्स ही होते हैं जो कि हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं और हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। इन सब का नाम अपने बायोमोलिक्यूल्स में इनके स्ट्रक्चर के बारे में भी आपने पढ़ रखा है। ओके, उसके बाद अभी आता हूं कौन से माइक्रोब से कौन सा एंजाइम बना सकते हो। सैकरोमाइसिस सेरेवैसी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेस्ट हमारा एग्जांपल है एक माइक्रोब्स का, जिसमें से हम इन्वर्टेज बनाते हैं। स्क्लेरोटीनिया लिबर्टिन ये नाम के माइक्रोब से आप लोग प्रैक्टिनेज बना सकते हो। लिपेज बनता है कैंडिडा लिपोलिप्टिका। सेलुलोज से बनता है, मतलब सेलुलोज बनता है ट्राइकोडर्मा कॉनिगी से। ठीक है, तो ये सब आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में ना। अभी हम अगला टॉपिक चलते हैं, जिब्रेलिन प्रोडक्शन। अब देखो यहाँ पे सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, दीज ऑल आर द इंफॉर्मेशन। जस्ट आपको बस मेरे लेक्चर को सुनते जाना है, सिर्फ सुनते जाओगे तो भी आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा और आप अच्छे से टॉप कर दोगे एग्जामिनेशन में। सो गाइस देखो, आप लोग को पता है कि जिब्रेलिन्स क्या है? कौन नहीं जानता? जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन्स, ये सब हार्मोन आपने चैप्टर नंबर 7 बायोलॉजी क्लास 12 में पढ़ा है। जिब्रेलिन प्रोडक्शन में क्या होता है एग्जैक्टली कि ये एक बहुत ही हायर लेवल जो प्लांट होते हैं उनमें प्रोड्यूस होता है। और बेसिकली स्टेम एलोंगेशन, मतलब जो स्टेम यानी तना रहता है, तना मालूम है ना, स्टेम का तना, उसे इलोंगेट करने में हेल्प करता है जिब्रेलिन्स। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ के रखना है। ओके, बेसिकली ये जो हमारा हार्मोन है जिसे आप कह सकते हो, तो इसको हमारे जो जापानीज साइंटिस्ट थे जिनका नाम है याबुता एंड सुमिकी, क्या बात है, बबूता एंड सुमिकी, इनका कुछ भी नाम रख दो यार। सो याबुता एंड समुती 1938 में इन्होंने क्या किया था, इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। और इन्होंने एक इन्फेक्टेड फंगस का इस्तेमाल किया था इसे पकड़ने के लिए, जिसका नाम था जिब्रेला फुजीकुरी। ठीक है, अब ये जापानीज नाम जैसा ही है, फुजीकुरी एंड जिब्रेला जो भी इसका नाम है। तो ये फुजीकुरी जिब्रेला नाम के इस फंगाई के अंदर इन्हें जिब्रेलिन नाम का हार्मोन मिला था, जो कि प्लांट के अंदर भी पाया गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा जिब्रेलिन है ना, इसके पास बहुत सारे इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं। फॉर एग्जांपल लाइक पार्थिनोकार्पिन, एप्पल, पियर एटसेट्रा। पता है ना पार्थिनोकार्पी क्या होती है? आपको चैप्टर नंबर 1 में मैंने सिखाया है। फिर और तो और डोरमेंसी जो सीड होती है उसको ब्रेक करना, और मतलब लॉन्ग डे प्लांट जो एलडीपी प्लांट्स होते हैं इनको प्रोड्यूस करना, और बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स को प्रोड्यूस करना, और जो साइज ऑफ द ग्रेप्स होता है उसे बढ़ाना। तो ये सब हमारे जिब्रेलिन का काम ही होता है। ओके, ना अभी आगे बढ़ते हैं। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। अब ये एग्जैक्टली क्या है भाई? सीवेज ट्रीटमेंट कौन सी मतलब बला आ गई हमारे सामने, तो अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, और इसके बहुत सारे अलग अलग टाइप है, इसके कुछ पार्ट्स भी आएंगे, चार मतलब आपको चार टाइप्स इसके हैं, तो हम सारे टाइप्स का भी डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीवेज मैनेजमेंट, और इंडिया जैसे कंट्री में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली सीवेज होता क्या है? सीवेज हमारा वो मैटर कहलाता है, वो मटेरियल कहलाता है जो कि ड्रेनेज से निकलता है। समझ रहे हैं? समझा कि नहीं समझा? ड्रेनेज मतलब जहां कचरा होता है, कचरे को निकाल के हम लोग सीवेज बनाते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि ह्यूमन का एक्सक्रीटा, यानी कि आपको पता है ना ह्यूमन का जो मतलब पॉटी एंड ईच एंड एवरीथिंग, हाउस होल्ड वेस्ट जो होता है, और बहुत सारे और अभी ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि मतलब इसमें फिर हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया है, वायरस, प्रोटोजोआ, नेमाटोड्स, माइक्रोफंगाई, इन सब का इस्तेमाल करके और हम लोग सीवेज बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा है काऊ डंग होता है, गाय का गोबर रहता है ना, काऊ डंग, उसको भी एक जगह पे गांव वगैरह में क्या करते हैं, एक पॉट रहता है, पॉट में डालते जाते हैं, है ना। फिर उसमें पानी डालते हैं, और पानी डालने के बाद उसको सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। तब उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं और उसे सड़ा देते हैं। उसी सड़े हुए चीज को हम स्लरी कहते हैं, स्लरी मटेरियल। स्लरी मतलब बास मारता हुआ। अब पानी के अंदर अगर आप बताओ, अगर पानी और काऊ डंग को मिलाओगे तो क्या होएगा? मलाई बनेगी कि नहीं बनेगी? मतलब कि एकदम समझो यार, स्लरी मटेरियल जो कि बहुत बास मारता है, लेकिन यार वो सिर्फ बास मारता है हमें, लेकिन वो प्लांट्स के लिए भगवान है। मतलब प्लांट्स के लिए वो बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में काम करता है। एक इतना ज्यादा खतरनाक न्यूट्रिटिव मटेरियल होता है प्लांट के लिए कि मैं क्या बताऊं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा चीजें हम डिस्चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल के वेस्ट है, स्लॉटर हाउस के वेस्ट होते हैं। स्लॉटर हाउस पता है ना, जहाँ कत्ल खाने का वेस्ट या फिर एनिमल का डंग, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे और भी कंटेंट, टॉक्सिक, डिजॉल्व, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिकल्स को भी ये स्टोर करता है। टेनरी है, फार्मास्यूटिकल वेस्ट होते हैं, दवाइयों वाले वेस्ट होते हैं, सब के सब हमारे सीवेज मैनेजमेंट में इस्तेमाल आते हैं। आपको बता दूं कि जो हमारा सीवेज होता है वो क्या क्या कंटेंट करता है। तो बेसिकली सीवेज हमारा बेसिकली 99.5% से लेकर 99.9% तक तो वाटर ही कंटेन करता है। बाकी के जो बच गए उसमें इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक मैटर स्टोर करके रखता है अपने पास। ठीक है, जो कि सॉल्युबल फॉर्म में
होते हैं सारे सारे, बहुत सारी चीजें इसमें मतलब सीवेज में कंपोजिशन के पास होती है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स और इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल, केमिकल, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, डेयरी कंपनीज, कैनिंग्स है, ब्रीविंग है, मीट पैकिंग, टैनरी, ऑयल रिफाइनरीज, मीट इंडस्ट्री, इन सभी में सीवेज मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। सीवेज मैनेजमेंट आपने साइंस 2 चैप्टर नंबर 7 में भी पढ़ रखा है क्लास 10th में, ठीक है, तो वहां पर भी आपने पढ़ा था सीवेज मैनेजमेंट के बारे में। बेसिकली अगर मैं बात करूं सीवेज मैनेजमेंट के, तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इस्तेमाल होते हैं। अभी जस्ट जनरल नॉलेज है, इसलिए इसकी कोई नोट्स मैंने नहीं बनाई है, बिकॉज सिर्फ आपको सुनना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो माइक्रोब्स या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सीवेज मैनेजमेंट में, यहाँ पे बेसिकली हम लोग सीवेज में ही माइक्रोब्स डालते हैं, जिससे कि अच्छा खासा उस सीवेज को फर्मेंट कर सकें। और माइक्रोब्स हम बेसिकली कौन से इस्तेमाल करते हैं, तो लाइक बैक्टीरिया है, वायरस, फंगाई, प्रोटोजुआ, नेमाटोड, अलगी, इन सब का इस्तेमाल करते हैं जो कि सीवेज में फाउंडेड होते हैं। और तो और बहुत सारे इनके नंबर टाइप्स भी फ्लक्चुएट होते हैं, कम ज्यादा माइक्रोब्स भी हम इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी तो हम लोग कैलिफॉर्म्स या फैकल स्ट्रेप्टोकोका या एनारोबिक स्पोर्स लाइक बैसिलाई या फिर जो ह्यूमन के इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में से जो चीजें ओरिजिनेट होती हैं, ऐसे बैक्टीरिया का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने मतलब सीवेज मैनेजमेंट में। जो सीवेज मैनेजमेंट होता है ना, इसमें बहुत सारे अलग अलग बेसिक टाइप्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि पहला टाइप है हमारा प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, मतलब सीवेज का इस्तेमाल करके हम लोग प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड है, लाइक पहला है स्क्रीनिंग और दूसरा है ग्रिड चैम्बर, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 चीजें हैं जिसे आपको अच्छे से समझ के रखनी है। तो पहला स्क्रीनिंग है। हम स्क्रीनिंग में एग्जैक्टली क्या करते हैं, अब देखो सीवेज का मेन काम बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में होता है, मतलब फर्टिलाइजर के फॉर्म में ही सीवेज का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो सीवेज जो होता है ना, ये एक वेस्ट वाटर होता है, एकदम प्लेंटी ऑफ सस्पेंडेड फ्लोटिंग मटेरियल, कोर्स एंड अ सॉलिड पार्टिकल अलोंग विद द डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस। मतलब कि आप समझ सकते हो कि अगर मान लो आपका काऊ डंग है, तो काऊ डंग के साथ साथ पानी का मिक्सचर जो कि फ्लोट करते रहता है, काऊ डंग, यही चीजें होती है। मतलब एक टैंक ले लो और टैंक में काऊ डंग डालोगे और पानी डालोगे तो क्या होगा, काऊ डंग आप ऊपर फ्लोट करते हुए दिखाई देगा। जो लोग गांव में गोबर करते हैं ना, गोबर में से वो बनते को क्या बोलते हैं उसको, देखो हवन में लगता है, गोबर से वो राउंड राउंड बनाते हैं ना जलाने के लिए, क्या तो बोलते रहोगे ना तुम लोग उसको यार, तुम्हारे यहाँ के लैंग्वेज में, ठीक है। तो वो भी बनाते हैं। तो जितने लोग ने वो बनाया है, देखो भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने उस चीज को बनाया और मैंने गाय के गोबर से सारी चीजें इस्तेमाल भी कर रखी है, ठीक है। तो मुझे पता है अगर पानी आप डालते हो गाय के गोबर में, और बहुत अच्छी बात होती है यार, गाय के गोबर से कौन सी बुरी बात है, हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और हाथों से डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वरना फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, बट गाँव लोग में करते हैं, गाँव में फॉलो करते हैं, कुछ उनको फर्क नहीं पड़ता है, उनको कोई फंगल इन्फेक्शन भी नहीं होता है, ठीक है। अब देखो यार गाँव में ना तो सब कुछ सिस्टम करते हैं, ठीक है। तो अभी कैसे अगर पानी में अगर आप काऊ डंग को डालोगे तो काऊ डंग ऊपर क्या होता है, तैरने लगता है। तो ये सारी चीजें फ्लोटिंग सब्सटेंसेस बहुत सारे होते हैं। और तो और बहुत सारे सब्सटेंसेस को हम फिल्टर करते हैं, फिल्टर करके उसे रिमूव करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल रहता है उसे रिमूव करते हैं। इसी को कहते हैं स्क्रीनिंग चीज करना। मतलब इसके लिए हम एक बराबर सा चैम्बर बना के रखते हैं, स्क्रीनिंग चैम्बर, जहां पे हम सारी चीजें करते हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीजों को फिल्टर आउट करके गंदी चीजों को हम बाहर निकाल देते हैं। फिर हमारा वो फिल्टर्ड मटेरियल जो होता है, वो जो स्क्रीनिंग के बाद जो हमारा फिल्टर्ड सीवेज था, उसे हम लोग पास करते हैं ग्रिड चैम्बर में। अभी 2 चैम्बर होता है रियलिटी में, जहां मशीन, जहां कंपनी होती है वहां बना के रखते हैं। अब मैं थोड़ी देखने गया हूं ग्रिड चैम्बर कैसे होता है, ठीक है। आप गूगल करके देख लेना प्लीज, क्योंकि सारी चीजें दुनिया में सबको थोड़ी पता होती है। अब ग्रिड चैम्बर कंपनी में लगी होगी, अब कंपनी में मैं गया ही नहीं तो मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा। तो ग्रिड चैम्बर में हम भेजते हैं। और ग्रिड चैम्बर में क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली मतलब पीबल्स बनाए जाते हैं स्टोन्स के बहुत सारे, और यहाँ पे ब्रिक बैलास्ट बहुत सारा होता है, और बहुत सारे कोर्स ऑफ पार्टिकल होते हैं, ग्रेविटी की वजह से डाउन चले जाते हैं। तो हमें जो मिलता है और भी अच्छा एकदम प्योर सीवेज मिलता है। मतलब जो बड़े बड़े मटेरियल होते हैं, मतलब सीवेज में बहुत सारे मिट्टी पत्थर सब कुछ रहता है, तो वो सबको ना हमारा ग्रेविटी की वजह से वो नीचे चले जाते हैं, और बाकी की जो चीजें बचती हैं वो हमारी ऊपर आती है, जिसे हम बाद में रिमूव कर लेते हैं, और हमें प्योर चीज मिलती है फ्रॉम द ग्रिड चैम्बर। फिर हमारा सेकंड पॉइंट है, देखो पहला पॉइंट हमारा खत्म हो गया। पहला पॉइंट में हमारा प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में हमने क्या किया, स्क्रीनिंग किया, और उसके बाद हमने ग्रिड चैम्बर से और साफ सफाई कर लिया और गंदगी निकाल दिया। नाउ अभी हम क्या करेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे, यानी फिजिकल ट्रीटमेंट। बेसिकली प्राइमरी ट्रीटमेंट या फिर फिजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि पंपिंग होता है किसी भी प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का। मतलब कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में हम लोग पंपिंग करते हैं। बेसिकली इसमें हम लोग ऑर्गेनिक मैटर को मिलाते हैं, इस टैंक में सस्पेंड करते हैं। बेसिकली अबाउट 50 से 70% ऑफ द सॉलिड जो होता है वो सेटल डाउन होता है हमारे इस टैंक के अंदर, और फिर उसके बाद हम लोग इसमें रिडक्शन करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ 30 to 40% इन नंबर्स में हम लोग इसे करवाते हैं, और बहुत सारे कैलिफॉर्म्स लाइक ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं। और तो और बहुत सारा जो स्लज, जिसे हम स्लरी मटेरियल, गंदगी वाला स्लरी मटेरियल जिसे जो बास मारता है उसी को स्लज कहते हैं। तो ये स्लज मैकेनिकली क्या होता है, ऑपरेट होता है विद द हेल्प ऑफ डिवाइसेस। अभी डिवाइसेस मैंने नहीं देखे हैं, ठीक है। और भी और बहुत सारे इसमें सुपर नेटेंट लाइक इफ्लुएंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि और बेटर अच्छे तरीके से ये डिसॉल्व हो जाए, सारी चीजें अच्छे से पूरा का पूरा हमारा सीवेज एकदम
राउंड राउंड पूरा सीवेज हमारा बन जाए अच्छे से एकदम, मतलब मलाई जैसा, समझ सकते हो अभी आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर उसके बाद प्राइमरी के बाद हमारा आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जो कि एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहलाता है। बेसिकली इसमें ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, मैकेनिकली और एयर पंप करते हैं इसके अंदर, जिसके पास क्या होता है एरोबिक जो बैक्टीरियाज होती है वो ग्रो होती है विग्रसली, यानी बहुत खतरनाक तरीके से, ताकत के साथ साथ कैपेसिटी के साथ साथ बहुत सारी माइक्रोबियल बैक्टीरिया क्या होती है ग्रो होती है इसके अंदर, जिसे हम कहते हैं फ्लॉक्स, ठीक है। और इन बैक्टीरिया का जैसे कि नाम है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो बीओडी होती है बैक्टीरिया, बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड करती हैं, और इसी की वजह से क्या होता है कि हमारा सीवेज एकदम बेस्ट तरीके से एरोबिक माइक्रोब्स की मदद से बहुत अच्छे से एकदम फर्मेंट हो जाता है। फिर हमारा टर्शरी ट्रीटमेंट आता है, लास्ट ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि आफ्टर हमने एक बार बीओडी कर दिया, यानी कि जो हमारा ऑक्सीजन डिमांड हमने पूरी कर दी, तो हमारा जो भी चीजें होती है रिड्यूस हो जाती है, और उसके बाद हमारा सारा जो भी मतलब सीवेज रहता है वो सेटलिंग डाउन हो, यानी कि पूरे का पूरा सेटल डाउन हो जाएगा। उसके बाद हमारा स्लज जो होता है वो एक्टिव रहता है, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अभी। और ये बेसिकली क्या होता है, एरेशन टैंक हमारे पास एक अवेलेबल रहता है, एरेशन टैंक, उस एरेशन टैंक में हम सारी चीजें इसे डाल देते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस होती हैं और बहुत सारे एनारोबिक डाइजेस्टर होते हैं, ये सब क्या करते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी बैक्टीरिया को किल करते हैं, और बहुत सारे मतलब क्लोरीनेशन करते हैं हम लोग, क्लोरीनेशन की वजह से बहुत सारी बैक्टीरिया किल हो जाती हैं, क्योंकि अगर बैक्टीरिया बहुत सारी और बच गई तो क्या होगा, फिर हमारा जो प्लांट में जिसमें हम ये बायो फर्टिलाइजर या सीवेज का इस्तेमाल करेंगे वहां पे उन प्लांट्स में प्रॉब्लम पहुंचेगी। इसके लिए लास्ट में हम लोग करते हैं क्लोरीनेशन, जिससे कि सारी बैक्टीरिया किल हो जाती हैं। इस चीज को आप लोग यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से पूरा यूज किया है। पहले वेस्ट वाटर हम लोग लेते हैं, उसको हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीन करने के बाद हम लोग ग्रिड चैम्बर में डालते हैं, यानी ग्रिड सेटिंग में। उसके बाद हमारा होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, इसमें हम लोग बेसिकली रिमूव करते हैं बहुत सारे पार्टिकल्स को और वो सेटल डाउन हो जाते हैं। उसके बाद हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट आता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट करने के बाद जो भी हमारा मटेरियल गंदगी रहती है, जिसको हम लोग एरोबिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके एरेशन टैंक में डालते हैं। एरेशन टैंक में डालने के बाद ट्रीटेड जो इफ्लुएंट होता है उसे हम वाटर को रिसाइकल करने के लिए भेज देते हैं। और तो और फिर एनारोबिक बायोरिएक्टर्स यहाँ पे होते हैं, जो कि एनारोबिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके होती है, और हमारा जो यहाँ पे स्लज है वो अच्छे से डिस्पोज हो जाता है। तो ये सारा आपको अच्छे से याद करके रखना पड़ेगा। दिस इज द कंपनी वाली बातें, कंपनी में ऐसा होता है। अगर जिसने रियल में देखा होगा तो उसकी चांदी चांदी, जिसने नहीं देखा तो बस मेरी बातों को सुन के याद कर लो, ठीक है। क्योंकि आप भी जानते हो कि मतलब ये बड़ी बड़ी चीजें हैं, ये कंपनीज में इस्तेमाल होती हैं, सीवेज का मैनेजमेंट सारा का सारा। नाउ अब हमारा अगला टॉपिक है माइक्रोब्स इन एनर्जी जनरेशन। अब देखो अभी हमें पढ़ना पड़ेगा एनर्जी जनरेशन में। मैं आपको बता दूं, आपने साइंस 2 चैप्टर नंबर 7 में बायोफ्यूल्स के बारे में पढ़ रखा है, कैसे हम लोग एनर्जी का, कैसे हम लोग माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके एनर्जी बना सकते हैं, बायोफ्यूल बना सकते हैं। बायोफ्यूल आपको पता होगा ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, जिसका इस्तेमाल हम लोग एक बार करने के बाद वापस से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी जनरेशन होती है। तो बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है कि आजकल आज के वक्त में इंस्टॉलेशन ऑफ द बायोगैस प्लांट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी की जा रही है, बहुत सारे डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल फ्यूल्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे नॉन कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है जो कि ऑब्टेन हो सकती है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबियल फर्मेंटेशन से। फॉर एग्जांपल बायोगैस विच इज द बायो मतलब बायोफ्यूल जिसे हम कह सकते हैं, ये एक हमारा मिक्सचर होता है मीथेन गैस का। आपने क्लास नंबर 9th में चैप्टर नंबर 14 या 15 में पढ़ रखा है बायोगैस के बारे में, ठीक है। बायोगैस मीथेन गैस होती है हम कहते हैं CH4, और यही गैस का प्रोडक्शन अभी मैं आपको फिर से दिखाऊंगा, जो कि आपने 9th चैप्टर में भी पढ़ा, 9th क्लास में भी पढ़ रखा है साइंस में। बेसिकली मीथेन गैस 50 से 60% होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड 30 से 40%, हाइड्रोजन सल्फाइड 0 से 3%, और हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन ये सब ट्रेसेस होते हैं यहाँ पे। और बहुत ही इनफ्लेमेबल, हाईली इनफ्लेमेबल होती है हमारी बायोगैस, जो हमारे घर में भी आती है। आपको दिखाता हूँ बायोगैस कैसे प्रोड्यूस होता है। तो आपको पता है दुनिया में बहुत सारे पावर प्लांट लगाए गए हैं बायोगैस के, लाइक IARI और KVIC, ऐसे बहुत सारे बायोगैस के प्लांट हैं। आपने सुना होगा गैस में बहुत सारे गैस होल्डर होते हैं और डाइजेस्टर होते हैं, इन सब का इस्तेमाल हम फिलहाल करते हैं। आपको मैं पहले स्टेप से यहाँ पे सिखाता हूँ, देखो हाइड्रोलाइसिस और सॉल्युबलाइजेशन। ये आप एक बार आप अच्छे से देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है इसमें। बेसिकली हम लोग कैटल डंग का इस्तेमाल करते हैं, आपने पता होगा ना, गोबर गैस जिसे कहते हैं, वही बायोगैस हमारी, ठीक है। तो कैटल डंग का इस्तेमाल करके हम लोग प्रॉपर रिसोर्सेज में स्लरी मटेरियल बनाते हैं, स्लरी मतलब वही बास मारने वाला मटेरियल, और इसमें हम लोग एनारोबिक हाइड्रोलाइटिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके, फॉर एग्जाम्पल क्लॉस्ट्रीडियम एंड सूडोमोनास, इनका इस्तेमाल करके हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं। हाइड्रोलाइज करने के लिए देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डंग और वाटर को यहाँ पे एक साथ मिक्सचर करते हैं। मिक्सचर करने के बाद क्या करते हैं, चार्जिंग पिट में यहाँ सारी चीजों को नीचे भेजते हैं। नीचे करने के बाद यहाँ पे एजिटेटर से हम इसे राउंड राउंड घुमाते हैं। जब घुमाते हैं तो यहाँ से क्या होता है, मीथेन गैस बाहर निकलती है। तो मीथेन गैस जब बाहर निकलती है तो इसको ऊपर से हम इस तरीके से निकाल लेते हैं, और जो बाकी का बचा हुआ मटेरियल उसको स्लज कहते हैं। वो स्लज हमारा जो घुमा हुआ स्लज रहेगा ना, स्लज एकदम पूरा मलाई जैसा स्लज, एकदम समझ रहे हो, काऊ डंग और पानी को घुमाओगे तो क्या बनेगा, पूरा एकदम पूरा ऐसा मलाई बन जाएगा एकदम, समझ रहे हो ना। तो उसी को स्लज कहते हैं जो बहुत बास मारता है। उसी स्लज को हम बाद में साइड में निकाल लेंगे, और अंदर हमारा डाइजेस्टर होता है जहां से हमको मीथेन गैस मिलती है। सो दिस इज दी बायोगैस पावर प्लांट। ये हर जगह बेसिकली इसका इस्तेमाल किया जाता है।
इसमें होता क्या है, एसिडोजेनेसिस है, मेथेनोजेनेसिस, मेथेनोजेनेसिस मतलब मीथेन का फॉर्मेशन, एसिडोजेनेसिस मतलब एसिड का जनरेशन। इसमें बेसिकली क्या होता है, फैकल्टेटिव तरीके से एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें से एसिडोजेनेसिस किया जा सकता है। इसमें बेसिकली बहुत सारे मतलब एसिड लाइक एसिडिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, ये बहुत सारे एसिड इसमें से फॉर्म होते हैं। बहुत सारा मिथेनोजेनिक जेनेसिस भी कह सकते हो, जिसका मतलब होता है, मिथेनोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द मीथेन। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये रिएक्शन आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें हम लोग बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मिथेनोबैक्टीरियम एंड मिथेनोकोकस, ये बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके हम लोग मीथेन गैस बनाते हैं। एंड मीथेन ही हमारी बायोगैस कहलाती है, जो कि बहुत ज्यादा हाईली इन्फ्लेमेबल होती है। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस अच्छे से आपको याद रखना है। पहला प्रोसेस कौन सा है, हाइड्रोलाइसिस, दूसरा कौन सा है, एसिडोजेनेसिस, तीसरा कौन सा है, मिथेनोजेनेसिस। ओके, नाउ अभी आगे बढ़ते हैं बेनिफिट्स में। बेनिफिट में क्या है भाई, ये तो पहले गोबर से बनाते हैं, यानी कि बहुत चीप है, सेफ है, रिन्यूएबल है। दूसरी बात, ये बहुत ही डोमेस्टिक लाइटिंग में से इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही ब्लू फ्लेम में बर्न होती है, घर में भी आती है, बहुत सारा मतलब ये इको फ्रेंडली भी होता है और ये कोई भी पॉल्यूशन कॉज नहीं करता। तो सोच लो अभी काऊ डंग का इस्तेमाल करके हम ये सब बनाते हैं, कितने मजेदार बात है ना इसके बेनिफिट्स। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ द माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, मतलब बायो कंट्रोल एजेंट के फॉर्म में माइक्रोब्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, यानी कि जो बायोलॉजी में इतना मतलब या फिर आप कह सकते हो कि इतने बड़े इन्वायरमेंट में किस तरीके से पॉल्यूशन होता है उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो वो भी अभी आपको यहाँ पे सीखना है कि रोल ऑफ माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल या फिर बायो कंट्रोल एजेंट्स, इस फॉर्म में हम कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो बायो कंट्रोल होता है इसका मीनिंग ये होता है कि बायोलॉजिकल मेथड से किस तरीके से हम बहुत सारी डिफीजेस को कंट्रोल कर सकते हैं और पेस्ट बना सकते हैं, जिससे कि हमारी डिफीजेस बहुत सारी खत्म हो जाए इस दुनिया से। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे नेचुरल मेथड है जिसका इस्तेमाल करते हैं एलिमिनेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, इंसेक्ट को और अदर डिफीजेस को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं बहुत सारे अलग अलग नेचुरल मेथड्स को। फॉर एग्जांपल एक उसमें से हमारा बायो कंट्रोलिंग या फिर बायोलॉजिकल कंट्रोलिंग सिस्टम है। ठीक है, बेसिकली जैसे कि अगर बात करूं, पहला हमारा माइक्रोब जिसका नाम है बैसिलस थुरिनजेनेसिस। बैसिलस थुरिनजेनेसिस क्या करता है, ये बहुत सारी बटरफ्लाई, कैटरपिलर्स और बहुत सारे ड्राइड पोर्स हमारे अर्थ में प्रेजेंट होते हैं, इनको खत्म करने में हेल्प करता है। बिकॉज अगर ये बटरफ्लाई प्रेजेंट है तो इनकी डेड बॉडी का रख के दुनिया में फायदा क्या है, तो इन्हें मारने के लिए बैसिलस थुरिनजेनेसिस जैसी चीजों को मिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, और देन हम लोग स्प्रे कर देते हैं बटरफ्लाई को मारने के लिए इन दी प्लांट्स। बेसिकली इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत सारे फ्रूट ट्रीज में करते हैं, और तो फ्रूट ट्री में आपको पता है, अगर आपका बटरफ्लाई या फिर कोई भी दूसरी जो आपको मधुमक्खियां हैं या फिर और कोई भी अगर मक्खी होती है जो गंदी वाली, वो भी अगर फ्रूट्स में पड़ गई तो फ्रूट सड़ जाता है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी बहुत सारी बैक्टीरियाज को, लाइक ब्रासिकास नाम का प्लांट होता है, ऐसे बैक्टीरियाज में हम लोग ना इनके इंसेक्ट के लार्वा होते हैं, लार्वा यानी छोटे छोटे बच्चे, इनको ही मार देंगे तो ज्यादा फायदा होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों को स्प्रे करते हैं। किसके ऊपर स्प्रे करते हैं, हम सारी चीजों को स्प्रे करते हैं अपने प्लांट्स के ऊपर, एग्रीकल्चर या क्रॉप्स के ऊपर। ठीक है, तो इसमें हम लोग स्प्रे करके और बैसिलस थुरिनजेनेसिस का इस्तेमाल करते हैं फॉर किलिंग द बैक्टीरियाज और किलिंग दी एनी इंसेक्ट्स। फिर हमारा एक और ट्राइकोडर्मा स्पीसीज, ये क्या होता है, एक फ्री लिविंग फंगाई फाउंड होता है जो कि हमारे रूट इकोसिस्टम में प्रेजेंट रहता है, जैसे कि राइजोस्फीयर में रहता है। ये बेसिकली क्या होता है, ये बहुत सारे सेवरल ऑयली बॉर्न फंगल प्लांट्स होते हैं और इनका इस्तेमाल बेसिकली ग्लाइटोसिन फिर ग्लियोविरिन, विरिडिन, इन सब के फॉर्म में इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक रूट या फिर राइजोम्स जैसी चीजों में इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि रॉट डिसीज नाम की आपने सुना होगा, टोमेटो में रॉट डिसीज होती है और तो और पोटैटो में भी रॉट डिसीज होती है। तो ऐसे रॉट नाम की डिसीजेस को खत्म करने के लिए हम लोग ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं ना, बहुत सारे ऐसी चीजें होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हमने बायो कंट्रोल एजेंट के फॉर्म में जिनका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस और प्रोटोजोआ, इन्हीं चार चीजों का इस्तेमाल होता है बेसिकली किसमें, जानते हो ना, ये मतलब ये बेसिकली इसमें इस्तेमाल होता है कि हम किस तरीके से अपने बायो कंट्रोल को इस्तेमाल कर सकते हैं, और बायो कंट्रोल में किस तरीके से इन बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस और प्रोटोजोआ का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सो ये बात आपको समझ रखनी है ना। इसके बाद हमारा माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स। अब इसमें देख लो क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड्स का हम बनाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लो बैसिलस थुरिनजेनेसिस से हम लोग बनाते हैं, और पिपिली है, लेंटिमॉर्बस है, इन सबको हम बनाते हैं फॉर किलिंग दी कैटरपिलर, कैबेज फॉर्म्स एंड एडल्ट बीटल्स इनमें। फिर फंगा लाइक हमारे यहाँ पे दिया हुआ है बिवेरिया बोसियाना, इसका नाम है। फिर ऐसे हमारे एंटीमॉफ्थरा है, फिर इसके बाद हमारा जोप्थेरा रेडिकेंस है, इन सबको बटरफ्लाइज या व्हाइट फ्लाइज को मारने के लिए। फिर नोसेमा लैक्टस है, जिसमें से आपने सुना होगा ग्रास ऊपर से होते हैं, कैटरपिलर्स और क्रिकेट्स होते हैं, तो इनको मारने के लिए हमने ये प्रोटोजोआ को बनाया। फिर वायरस में लाइक न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस एनपीवी जिसे कहती हैं, फिर ग्रेनुलो वायरस जिसे जीवी कहते हैं। तो ये कैटरपिलर या फिर जिप्सी मॉथ जो होता है, आंट्स होती हैं और वैस्प होते हैं, बहुत सारे बिटल्स, इन सबको मारने
करने के लिए भी हमारा इसका इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे सब मतलब माइक्रोब्स है जो कि हमारे बायो कंट्रोल करने के लिए हेल्प करते हैं। अभी बहुत सारी चीजें हैं, बायो हर्बिसाइड्स इस दुनिया में बहुत सारे अवेलेबल है। हर्बिसाइड्स जानते हो क्या होता है? हर्बिसाइड देखो जैसे कि इंसेक्टिसाइड होता है वैसे हर्बिसाइड्स होते हैं। अरे साइड मतलब क्या होता है? किल करना। हर्बी मतलब होता है हब्स यानी कि ग्रास वगैरह को मारना। तो बहुत सारे अपनी खेती करते जब भी हम लोग क्रॉपिंग करते हैं, एग्रीकल्चरिंग करते हैं, तो वहां पे वीड्स का प्रोडक्शन होता है। वीड अनवांटेड चीजें होती है जो अपने आप घास फूस अपने आप प्लांट में आ जाती है। तो किसी भी पॉन्ड्स हो या लेक हो, फील्ड हो, हर जगह वीड्स आती है। इन वीड्स को वीड की वजह से हमारा जो मतलब ज्यादा स्पेस कवर हो जाता है, वाटर भी ज्यादा खा लेते हैं, हमारा मिनरल लाइट एयर सब खा लेते हैं वीड्स, जबकि ये चीजें हमारे क्रॉप को मिलनी चाहिए तो इसे नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए ऐसे वीड्स को मारने के लिए हमारे हमारे पास क्या होता है? बायो हर्बिसाइड्स होते हैं। ऐसे हमने हर्बिसाइड्स बना रखे हैं जिसमें हम लोग डाइकॉट हब्स को किल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दिखा दूं कि जैसे कि देखो पैथोजेनिक फंगाई लाइक माइको हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल फाइटोप्थोरा पल्मीवोरा, ये एक होता है जो कि कंट्रोल करता है मिल्क वीड्स इन ऑर्किड्स। ऐसे हमारा अल्टरनेरिया मतलब अल्टरनेरिया क्रासा है जो कंट्रोल करता है वाटर हाइसिंथ को। फोसेरिया में फिर बैक्टीरियल पैथोजेंस होते हैं यहाँ पे, जैसे सुडोमोनास है, ज़ैंथोमोनास, एग्रोबैक्टीरियम। तो इन सबका इस्तेमाल करते हैं सेवरल टाइप्स के वीड्स को से बचाने के लिए, प्लांट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब क्या होता है भाई, अपना अगला टॉपिक है रोल्स ऑफ द माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर। माइक्रोब्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर? तो मैं आपको बता दूं पहली बात भाई, बायो फर्टिलाइजर या फर्टिलाइजर क्या होता है? आपको पता होगा दुनिया में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिसके पास क्वालिटी क्वांटिटी दोनों नहीं होती है और न्यूट्रिशन तो बिल्कुल नहीं होता। तो उसके लिए हम लोग ना फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके अपने सारे क्रॉप्स को क्या करते हैं, उसका ग्रोथ कराते हैं और उसको हम लोग ना न्यूट्रिशंस देते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ये बातें आपको समझ के रखनी है। और उनकी प्रोडक्टिविटी को भी हम इंक्रीज करते हैं जिससे कि प्रोडक्शन ज्यादा होता है और फार्मर्स को फायदा होता है। और तो जो फर्टिलाइजर होता है दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, जिसमें हम कहते हैं बायोलॉजिकल या फिर केमिकल। इनऑर्गेनिक वाले को केमिकल और ऑर्गेनिक वाले को मतलब बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर हम इसे कहते हैं। बहुत इसमें बहुत सारे नॉन जुडिशियस और बहुत सारी चीजें जैसे कि पोल्यूशन नहीं करता, इससे से कोई सॉइल पोल्यूशन नहीं होता, कोई मतलब एसिडिक नहीं होती, कोई चीजें मतलब नहीं होती हैं। ये बातें आपको समझ के रखनी है। बहुत सारे आज के वक्त में ऐसे बहुत सारे बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, फार्मिंग के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के न्यूट्रिएंट इनरिच करने के लिए बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में इसका इस्तेमाल करते हैं। और तो और ये बहुत सारा आज के वक्त में इस्तेमाल होता है बायो फर्टिलाइजर हमारे विद द हेल्प ऑफ लाइव बैक्टीरियल और फंगल फॉर्मुलेशन के लिए भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आपके दिमाग में अपने याद रखनी है, बस और कुछ नहीं करना है। आपको बता दो टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर दुनिया में बहुत सारे हैं। मतलब जो टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर मैं उनकी बात करने जा रहा हूं अभी। तो नेचर में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि पहला बायो फर्टिलाइजर नाइट्रोजन फिक्सिंग मतलब बायो फर्टिलाइजर। बेसिकली ये एक ऐसा मतलब बायो फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन का फिक्सिंग होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, और ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहने वाले नाइट्रोजन को फिक्स करता है अमोनिया बनने से। क्योंकि अगर एक बार अमोनिया बन गया तो वो हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, और हम लोग ना अपने बॉडी से यूरिया या यूरिन जो कि या फिर अमोनिया, इन सबको हम लोग विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर होता है ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है और हमारी बॉडी से इसे निकालने में हेल्प करता है। उसके लिए हमारे पास बहुत सारी बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम, एनाबेना, फ्रैंकी, ये सब का इस्तेमाल करते हैं। और फ्री लिविंग नॉन सिम्बायोटिक जो बैक्टीरिया होती है लाइक एग्जांपल एजेटोबैक्टर, नॉस्टॉक, क्लोस्ट्रीडियम और बेजरिंकिया एंड क्लैप्सिएला, तो इन सभी का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अगर आपको बता दूं मैं कि यहाँ पे बहुत सारे फॉस्फेट या सॉल्युबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लोमिक्सा है, सुडोमोनास स्ट्रेटा है, बैसिलस है, तो इनका भी इस्तेमाल हम लोग सॉल्युबलाइजिंग के लिए करते हैं। जो कि बहुत सारे इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक्स होते हैं उनको सॉल्युबल करने के लिए भी हम लोग ऐसी बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि इनसॉल्युबल रहेंगे, उन्हें सॉल्युबल करना होगा तो इन बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर लो। कोई भी एक दो का नाम याद कर लेना, एस्पेरजिलस वगैरह, बस हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कंपोस्ट मेकिंग बायो फर्टिलाइजर। आपको पता होगा आजकल दुनिया में बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में गांव वगैरह जैसी चीजों में कंपोस्ट बनाते हैं। ये कंपोस्ट बेसिकली डार्क रिच सब्सटेंस होता है, इसमें बहुत सारी ह्यूमस होती है और जिससे ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ब्रेकडाउन भी होता है। और इसका इस्तेमाल बेसिकली एंटीबैक्टीरिया के फॉर्म में करते हैं और प्रोटोजोआ या फिर रोटिफायर्स के फॉर्म में भी हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। और बेसिकली इससे क्या होता है, जो कंपोस्ट होता है हमारा एकदम बेस्ट बनता है और इस कंपोस्ट का इस्तेमाल हम लोग बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में, जिससे कि हमको ज्यादा न्यूट्रिशन मिले किसी भी क्रॉप में से, उसमें हम लोग कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। आपको और भी टाइप्स बता दूं लाइक साइनोबैक्टीरिया और बायो फर्टिलाइजर। जो हमारे बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया होती हैं ये एक्वेटिक होती हैं यानी पानी में रहती हैं, और बहुत सारी टेरेस्ट्रियल होती हैं, बहुत सारी फ्री लिविंग होती हैं। बट इनमें से बहुत सारी फोटोसिंथेसिस भी करती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, हेटेरोसिस्टस भी बनाती हैं और नॉन हेटेरोसिस्टस दोनों होती हैं। फॉर एग्जांपल एनाबेना, ऑसिलेटरिया एंड प्लेक्टिनोमा, एनाबेना, नॉस्टॉक, टॉलिपथोरिक्स, ये सारी चीजें, बहुत सारी ऐसे अजोला, साइकस, ये बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, इन सभी में इन साइनोबैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं फॉर देयर ग्रोथ। ओके, तो ये बात आपको समझ के रखनी है।
आगे बढ़ते हैं फंगल बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में। भाई जो फंगल बायो फर्टिलाइजर है इसमें बेसिक इंपॉर्टेंट आता है माइकोराइजा का। माइकोराइजा एक ऐसा फंगस होता है, ये स्पेलिंग रॉन्ग आपके बुक में दी हुई है, ये ऐसा एक फंगस होता है जिसमें ना सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। मैं आपको माइकोराइजा के बारे में बता दूं, आपने एक का नाम और सुना होगा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के लिए, क्लास 9वीं में पढ़ा होगा आपने सिम्बायोसिस बैक्टीरिया, राइजोबियम का नाम सुना होगा आपने, राइजोबियम और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। आपको मालूम है हमारे प्लांट होते हैं, प्लांट को चाहिए होता है नाइट्रोजन, प्लांट को क्या चाहिए होता है नाइट्रोजन, लेकिन ये राइजोबियम नाम की बैक्टीरिया को चाहिए होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट कौन देता है, प्लांट देते हैं, और ये राइजोबियम नाइट्रोजन प्रोड्यूस करती है। तो प्लांट को चाहिए नाइट्रोजन और इस बैक्टीरिया को चाहिए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट देता है प्लांट और राइजोबियम देती है नाइट्रोजन, जबकि नाइट्रोजन चाहिए प्लांट को। तो एक दूसरे के नीड दोनों पूरी कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों एक साथ मिलकर रहते हैं, मतलब प्लांट के रूट में राइजोबियम नाम की बैक्टीरिया हमेशा रहती है। राइजोबियम को मिलता है कार्बोहाइड्रेट और प्लांट को मिलता है नाइट्रोजन। तो इसे कहते हैं ऐसे रिलेशन को सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक रिलेशन। जैसे हमारे और प्लांट के बीच में है, हम प्लांट से लेते हैं ऑक्सीजन और हम प्लांट को देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हम दोनों में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, अगर हम मर गए तो प्लांट मरेंगे, प्लांट मरे तो हम मरेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें होती है। दीज आर दी सिम्बायोसिक बैक्टीरिया। तो ये हमारा जो एकदम हमारा माइकोराइजा, ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ही होती है, ये सिम्बायोसिस बनाती है विद द हेल्प ऑफ बहुत सारे फॉरेस्ट में और बहुत सारे रूट्स में, ठीक है। इसको डिस्कवर किया था हमारे फ्रैंक नाम के एक साइंटिस्ट ने, ओके। इसे आपको अच्छे से समझ कर रखना है ना। अभी हम यहाँ पे देखते हैं हमारे दो बैक्टीरिया और यहाँ पे, एक का नाम है एक्टोमाइकोराइजे, दूसरे का नाम है एंडोमाइकोराइजे, ठीक है। तो जो हमारा एक्टोमाइकोराइजे होता है इसमें क्या होता है, बेसिकली हम लोग ना बहुत सारे मेंटल तरीके से आउटसाइड रूट्स में इस्तेमाल करते हैं। एक्टो मतलब बाहर होता है, तो जो हमारे पास रूट्स होते हैं उसके बाहर इसका इस्तेमाल करते हैं, रूट के सरफेस एरिया के बाहर वाले एरिया में, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन में या फिर फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, इन समय भी इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। एंडोमाइकोराइजे में क्या होता है कि ये इनसाइड द रूट्स, यानी रूट्स के कॉर्टिकल्स में, रूट्स के अंदर जहां पे पेनिट्रेट करके अंदर इसका इस्तेमाल होता है, लाइक ऑर्बिकल्स में या वेसिकल्स, ये प्लांट के अंदर के पार्ट्स होते हैं, यहां पर हमारा एंडोमाइकोराइजे का इस्तेमाल होता है। मैं आपको बता दूं माइकोराइजे नाम की बैक्टीरिया के ऊपर 3 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसके बेनिफिट्स देख लो, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन करता है किसी भी चीजों का, ऐसे सब्सटेंसेस का जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, बहुत सारे वाटर अपटेक को इनहांस करता है, इंड्यूस करता है ग्रोथ को, सिक्रेटिंग हार्मोन के लिए, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन वाले होस्ट प्लांट्स होते हैं उनको भी, और ये सेपरेटिंग करने के लिए एंटीबायोटिक्स में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और तो और मेडल आपको मैं बता दूं कि इसका इस्तेमाल जो है ना, ये बायो फर्टिलाइजर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल राइजोबियम, देखो मैंने आपको बताया था ना अभी, यही बैक्टीरिया होती है जो कि सिम्बायोसिस बनाती है। तो राइजोबिया ये एक रॉड शेप्ड मोटाइल यानी मूव करने वाले एरोबिक जो ऑक्सीजन लेती हो, ग्राम निगेटिव और स्पोर फॉर्मिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होती है। इसकी कितनी बड़ाई करोगे आप लोग, कितनी इसके वर्णन हुई है। राइजोबिया रॉड शेप्ड मोटाइल एरोबिक ग्राम निगेटिव नॉन स्पोर फॉर्मिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ऐसी बैक्टीरिया कहलाती है। नोड जीन निफ जीन्स वाली होती है ये, ठीक है। ये बात आपको समझनी है, जो बेसिकली बहुत सारे अलग अलग टाइप वाले प्लांट्स में होती है, और इसके अंदर जो बेसिकली ये अंदर रूट्स के अंदर नोड्यूल में प्रेजेंट रहती है। फॉर एग्जांपल इसके लिए आर लुमिनोसोरम, और ये जो कि पी प्लांट के लिए है, और आर फेसोली फॉर द बीन्स, इन सभी के लिए ये बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बैक्टीरिया जिसका नाम है एजेटोबैक्टर, इसके भी डिस्क्रिप्शन कम नहीं है। ये एक देखो कैसा है इसका पहला, इट इज इंपॉर्टेंट वेल नॉन फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक नॉन नोड्यूल फॉर्मिंग बैक्टीरियम, इंटीमेटली एसोसिएटेड होती है हमारे ग्रास के लिए, रूट ग्रास के साथ ये इंटीमेटली एसोसिएटेड रहती है हमारी एजेटोबैक्टर। तो एजेटोबैक्टर याद रखना अच्छे से, बेसिकली कॉटन, राइस, वेजिटेबल्स, इन सभी में इसका इस्तेमाल करते हैं, इन सब बैक्टीरिया में। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये हमारे रूट नोड्यूल्स कहलाते हैं, जो कि पोटैटो में दिया हुआ है। ये देखो हमारा अजोला नाम का प्लांट है, दिस इज द रूट नोड्यूल, इस तरीके से अंदर से रूट नोड्यूल दिखता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो छोटे छोटे रेड रेड यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है। और तो और यहाँ पे देखो अजोला लीफ है, देखो हमारे यहाँ पे इस तरीके से अजोला लीफ होता है जहाँ पे एनाबेना नाम की बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से अलग अलग जगह में प्लांट के अलग अलग सिचुएशन में बैक्टीरिया रहती है, जो बैक्टीरिया से, जो प्लांट से कुछ लेती है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया कुछ प्लांट को देती है। जैसे कि यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशन फॉर्म करती है, इनमें आपको बता दिया। ऐसे यहाँ पे और भी है, एजोस्पिरम जो होती है, फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होती है, जो करीबन 20 से 40 किलो नाइट्रोजन पर आवर में फिक्स करती है किसी भी प्लांट के अंदर। और तो और एनाबेना जो है, एनाबेना एक ऐसा जीनस है मल्टीसेलुलर फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया कहलाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे फिलामेंट लाइक हेयर लाइक यहाँ पे लिखा हुआ, यही है एनाबेना, जो कि एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाती है। और तो और मैं आपको बता दूं कि ये इसके पास एबिलिटी होती है नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, बहुत सारे प्लांट्स के रूट्स में होती है, जैसे कि एग्जांपल साइकस है, एंथोकेरस है, या थैलस नाम के जैसे प्लांट्स होते हैं, यहाँ पर ये प्रेजेंट रहती है एनाबेना। तो इसका भी नाम अच्छे से आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आता है बैक्टीरिया का नाम है अजोला। अजोला भी एक फ्री लिविंग और फ्लोटिंग वाटर फर्न होता है। अजोला बेसिकली क्या होता है, प्लांट कंसिस्ट करते हैं और ये
फ्लोटिंग राइजोम यानी कि स्टेम में प्रेजेंट रहता है। ये बेसिकली ओवरलैप करता है बायलोब्ड लीव्स में और रूट्स में, ये ओवरलैप करके अजोला हमारे सारी चीजें प्लांट्स के अंदर ग्रोथ करवाता है। ठीक है, बहुत सारे लीफ में डॉर्सल और वेंट्रल, डॉर्सल मतलब पीछे, वेंट्रल मतलब आगे, इन सारे साइड में सारी चीजें क्या कराता है, ये डेवलपमेंट करवाता है। बायो फर्टिलाइजर हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं बहुत सारे माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके। जो बायो फर्टिलाइजर है इसका इस्तेमाल देख लो पहले क्या होता है बेनिफिट। पहली बात तो भाई बायो फर्टिलाइजर माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके घर में बना सकते हो, इसीलिए लो कॉस्टली होता है, बहुत कम पैसे में काम बन जाता है। और तो और ये फ्री होता है फ्रॉम द पॉल्यूशन ऑफ हजार्डस चीजों से। और तो और बीजीए या फिर इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। और तो और ये विटामिन, ऑर्गेनिक एसिड बनाने में हेल्प करता है, एजेटोबैक्टर जैसी चीजों को सप्लाई करने में हेल्प करता है। बायो फर्टिलाइजर जो होता है ये इंक्रीज करता है फिजियोकेमिकल और प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक टेक्सचर, स्ट्रक्चर, पीएच, वाटर होल्डिंग। अब इसमें क्या ही बताना, आप ही बताओ जरा, आप तो इसको खुद भी पढ़ लोगे तो आपको सब समझ जाएगा। और ये रही आपके चैप्टर की लास्ट लाइन। नाउ इन आवर कंट्री मेनी बायो फर्टिलाइजर आर अवेलेबल इन द मार्केट टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड दस द पोल्यूशन। तो आजकल दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है कि केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना किया जाए और उसके जगह में बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाए, जो कि लो कॉस्टली भी है और लोगों को इजीली अवेलेबल भी है, और जिससे कि पोल्यूशन भी नहीं होता है और इंसान अच्छे से आगे ग्रो भी कर सकता है। तो आगे के जमाने में इसका हम लोग केमिकल वाले का इस्तेमाल कम करेंगे और बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर। हमारा 11th चैप्टर भी खत्म हो गया, 12वां तो खत्म हो ही गया था, अब रह गए 13, 14 और 15, वो भी जल्दी खत्म हो जाएंगे। सो आप लोग इस वीडियो को बहुत शेयर करिएगा। आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, आप चाहो तो मुझे यहाँ पे ईमेल कर सकते हो, और आप चाहो तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और बेल आइकन को जल्दी से दबा लेना। तो मिलेंगे ऐसे अगले वाले किसी और चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।